मॉर्निंग टू ऑल माय ऑनलाइन डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉलिबिलिटी ऑफ सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन देखा था, किस तरीके से सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में हम लोग सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट को निकालते हैं, किस तरीके से उसे यूज करते हैं। आज की क्लास आखिरी लेक्चर है और आज के लास्ट लेक्चर में दो चीजें और बची हैं बस हमें पढ़ने के लिए। सबसे पहली चीज हमें पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा तो सॉलिबिलिटी कैसे निकालेंगे, और दूसरी चीज कि बफर सॉल्यूशन के केस में सॉलिबिलिटी को कैसे निकालते हैं। ये दोनों एडवांस का ही टॉपिक है ना, अपने सीटी लेवल में ये नहीं है, ठीक है टॉपिक, और नीट में भी इसके क्वेश्चंस आए ही नहीं है ना, और लगभग आपके जेईई एडवांस में भी इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि पहले बहुत आए हैं, सन 2000 से पहले के क्वेश्चंस हैं ना, जब हम लोगों का जन्म कर्म हुआ था तब के क्वेश्चंस हैं। फिर भी हम लोग एक एक क्वेश्चंस तो टॉपिक के ऊपर देखेंगे ही क्योंकि हमें कंप्लीट चैप्टर को पढ़ना है पूरा अच्छे से, ठीक है। तो जो हमारा दो लास्ट टॉपिक की बात करूं, सेकेंड लास्ट टॉपिक हम लोग आज देखने जा रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट, solubility of salt when complex formation occurs। तो अभी जैसा कि मैंने बताया इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए नहीं है ना, पहले के पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे। ऑब्जेक्टिव में एक दो मैं प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा आपको क्लास में कि कैसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस बना के हमें दे सकता है। तो अगर सॉलिबिलिटी की बात करें तो इसमें देखो लिमिटेड टॉपिक्स हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने सॉलिबिलिटी इन प्योर वाटर देखा था, फिर हमने सॉलिबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन देखा था हमने, उसके बाद हम लोगों ने बेटा कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन देखा था, उसके बाद हम लोगों ने सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन को देखा, और एक टॉपिक ये देखना है, और इसके बाद हम लोग बफर सॉल्यूशन में सॉलिबिलिटी को देखेंगे। तो अगर बात किया जाए सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट व्हेन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अकर्स, क्या मीनिंग है इसका। हम लोगों ने देखो अगर पहले सीखा था हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूं तो हमने अल्फा निकालना सीखा, फिर अल्फा कैसे बढ़ाते हैं और अल्फा कैसे घटाते हैं। तो हमने सॉलिबिलिटी निकालना सीख लिया, पहले हमने सॉलिबिलिटी निकालना सीखा। फिर सॉलिबिलिटी को कम कैसे करते हैं, तो उसका दो तरीका था, क्या, या तो कॉमन आयन के प्रेजेंस में कम हो जाता है या साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी से कम हो जाता है। ये जो दो तरीके आज हम देखेंगे इसमें हमारी सॉलिबिलिटी कम नहीं होती, उल्टे सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, सॉल्ट की बढ़ जाएगी। तो उसे हम लोग देखने जा रहे हैं क्या होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से मतलब। तो देखो इसको समझते हैं जरा। हमने अगर सपोज करो वाटर के अंदर आपने AgBr को डिसॉल्व कर दिया, आपने वाटर के अंदर किसे डाल दिया, AgBr। अब AgBr हमें पता है कि स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। ये हमें कैसे पता रहेगा, क्योंकि हमें इसका KSP क्या रहता है बेटा, गिवन। जिस सॉल्ट का KSP गिवन होगा वो कैसा होगा, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो जैसे ही अगर मैंने AgBr को बेटा वाटर के अंदर डाल दिया तो AgBr सॉलिड किस में डिसोसिएट हो जाएगा आपका, Ag प्लस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस, ठीक है, इस तरीके से आपका डिसोसिएट हो जाएगा। अब हमको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखना है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए अभी तक केवल हम लोग एक स्टेप पे चलते थे। अब क्या होगा अगर इफ वी आर एडिंग इन दिस सॉल्यूशन, आपने NH3 को ऐड कर दिया, या आपने साइनाइड आयन को ऐड कर दिया, या बेटा आपने ऑक्सलेट को ऐड कर दिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी हमने पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा जस्ट उससे लिंक है, ये छोटी सी चीज है समझना हमें। ये इनको हम लोग जनरली बेसिकली लिगेंड्स बोलते हैं, लिगेंड्स। और ये जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल, ये हमारे सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करते हैं। तो आपके सामने अगर कोई लिगेंड्स आ जाएगा, जैसे मैं NH3 पे ही समझाऊंगा क्योंकि जो जेई का क्वेश्चन आया था वो NH3 पे ही आया है। तो जैसे ही आप NH3 साइनाइड आयन या ऑक्सलेट आयन किसी को भी आपने इस सॉल्यूशन के अंदर डाला और सामने से आपको ट्रांजिशन मेटल उस सॉल्यूशन के अंदर अगर मौजूद है, तो तुरंत ट्रांजिशन मेटल किसी भी लिगेंड से रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जिसमें लिगेंड्स होते हैं, और ये क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम। तो यहां पे बस इतना समझ लो अभी कि NH3 को जैसे ही आप डालोगे सॉल्यूशन के अंदर, NH3 क्या करेगा, Ag प्लस के साथ कंबाइंड होगा और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो Ag प्लस हमारा निकला है बेटा, ये Ag प्लस एक्वस, ये कंबाइन करेगा किसके साथ, सपोज करो आपने अमोनिया को ही डाला है, तो जैसे ही अमोनिया एक्वस अमोनिया से जैसे ही कंबाइंड करेगा, अमोनिया के साथ कंबाइंड करने के बाद ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और वो कॉम्प्लेक्स होगा हमारे लिए AgNH3 ट्वाइस और उसके ऊपर प्लस का चार्ज। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करनी है। तो जो भी हमारा ट्रांजिशन मेटल है वो क्या करेगा, लिगेंड्स, किसी भी लिगेंड से रिएक्ट कर सकता था। मैंने एग्जांपल के तौर पे अमोनिया को ही लिया है, तो अमोनिया के साथ जैसे ही Ag प्लस कंबाइंड होगा आपका क्या बनेगा, AgNH3 ट्वाइस प्लस, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जनरल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो कॉम्प्लेक्स को दिखाने का तरीका क्या होता है बेटा,
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, पढ़ेंगे हम लोग आगे, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीखेंगे ये चीजें, पर अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखिए Ag प्लस, आप जैसे ही अमोनिया डालोगे अमोनिया से रिएक्ट करके क्या बनाएगा AgNH3 ट्वाइस, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या रहेगा +1 का चार्ज रहेगा। ठीक, ऊपर वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है बेटा उसको हम लोग KSP लिखेंगे। ऊपर वाले रिएक्शन के लिए तो हमें क्या मिलेगा KSP, मतलब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आएगा। नीचे वाले रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हमने KF लिखा, और KF का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। KF का मतलब क्या होगा, सेकेंड रिएक्शन के KF का मीनिंग है फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। और कभी कभी हमें KD वर्ड भी आता है, KD का मतलब क्या हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। KD मतलब क्या हो जाता है हमारे लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कभी कभी क्वेश्चन में KF दिया होता है, कभी कभी हमें KD दिया होता है, और KF KD आपस में लिंक कैसे होंगे, KF इज इक्वल टू 1/KD हो जाएगा, है ना, वो फॉर्मेशन है, ये क्या है डिसोसिएशन। तो अगर कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में KSP आ जाए और KSP के साथ KF या KD आ जाए तो मतलब दैट विल बी द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इससे हमें आइडिया मिलेगा कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का केस है, मतलब अब जो भी आयंस टूटेगा वो आयन हमारा क्या बनाने वाला है कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है। ठीक है, KF या KD KSP के साथ अगर कभी अपीयर हो तो। अब देखो जो KF होता है ना इसकी वैल्यू बेटा वेरी हाई होती है। KF क्या होता है वेरी हाई, और KF की वैल्यू वेरी हाई होने का अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सॉलिबिलिटी बढ़ेगी कैसे। ठीक है, KF की वैल्यू जो होती है काफी क्या होती है वेरी हाई, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वैल्यू वेरी हाई। KF की वैल्यू वेरी हाई होने का मतलब क्या हो गया, दिस रिएक्शन विल बी ऑलमोस्ट गोज फॉर कंप्लीशन, क्योंकि मैंने पढ़ा है अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपकी 1000 से ज्यादा हो जाती है 10⁻³ से ज्यादा, तो वो रिएक्शन हमारा प्रोडक्ट फेवरेबल कहलाता है और ऑलमोस्ट कंप्लीशन के लिए जाता है। तो जैसे ही KF की वैल्यू काफी ज्यादा है मतलब दिस रिएक्शन विल मूव फॉर कंप्लीशन, ये ऑलमोस्ट कहां पे जाएगा आपका कंप्लीशन के लिए जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन कंप्लीशन के लिए जाने से क्या मतलब है, आप देखिए इस रिएक्शन के लिए Ag प्लस किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा रिएक्टेंट की तरह, और ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन को जाएगी, मतलब जितना भी Ag प्लस है दैट विल बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू AgNH3 ट्वाइस, वो एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। और ये Ag प्लस आ कहां से रहा है, ये इसी AgBr से आ रहा है, ये AgBr क्या दे रहा है Ag प्लस, और जो Ag प्लस आ रहा है अगर हमने इसके अंदर अमोनिया को ऐड किया है तो वो अमोनिया तुरंत इस Ag प्लस से कंबाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और नीचे वाले रिएक्शन का टेंड्स किधर है कंप्लीशन की तरफ, मतलब जितना AgBr से Ag प्लस आएगा वो ऑलमोस्ट NH3 से कंबाइंड होकर क्या बनाएगा कॉम्प्लेक्स। तो बेटा ऊपर वाले रिएक्शन AgBr ने Ag प्लस दिया, Ag प्लस NH3 से कंबाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बनाए, ये रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रही है, तो जितना भी Ag प्लस बनता जाएगा ये डिसोसिएट होगा, Ag प्लस यहां से इसने अपने साथ कंबाइंड किया, तो जितना Ag प्लस प्रोड्यूस होगा तो ऊपर वाला AgBr और क्या करेगा और Ag प्लस प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस AgBr से जितना Ag प्लस ये निकल के आ रहा है ये पूरा का पूरा Ag प्लस हमारा क्या हो रहा है अमोनिया के साथ कंबाइंड हो रहा है। तो नीचे वाली रिएक्शन ये प्रोसेस चलती रहेगी, नीचे वाली रिएक्शन अगर ऑलमोस्ट कंप्लीशन को जाती है, ऊपर वाली रिएक्शन भी आप देख सकते हो कौन से डायरेक्शन में अब जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर वाली रिएक्शन का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा बेटा फॉरवर्ड। और अगर रिएक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड हो गया तो अब बताओ सॉलिबिलिटी बढ़ी कि घट गई, तो सॉलिबिलिटी इस केस में बढ़ गई, क्योंकि अब AgBr सामने की तरफ जा रहा है, मतलब सॉलिबिलिटी ऑफ AgBr क्या हो चुका है इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ AgBr इंक्रीजेज, समझेगा इस बात को। तो वही मैं कह रहा हूं आपको सॉलिबिलिटी घटाने का तरीका क्या है, कॉमन आयन डाल दो तो घट जाता था, है ना। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, आप देखो ऊपर से ब्यूरेट से Ag प्लस को ऐड कर रहे थे तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा था तो रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है Ag प्लस हमारा रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है और वो कंज्यूम होता जा रहा है। कंज्यूम होने का मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जा रहा है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन किधर भागेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी, इस वजह से सॉलिबिलिटी सॉल्ट की क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। समझ गए हम लोग, जितना Ag प्लस प्रोड्यूस होगा वो Ag प्लस NH3 से कंबाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बना लेगा, मतलब फाइनल सॉल्यूशन में हमें Ag प्लस आयन दिखाई देने वाला नहीं है। तो फाइनल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, फाइनल रिएक्शन हमें क्या दिखाई देने वाला है बेटा, फाइनली तो हमें दिखाई देने वाला है AgBr जो सॉलिड है, ये देखो Ag प्लस से Ag प्लस क्या हो जाएगा कट जाएगा, दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो AgBr प्लस 2NH3 एक्वस, और ये रिएक्शन हमें क्या देने वाला है बेटा, ये रिएक्शन से हमें क्या मिलने वाला है कॉम्प्लेक्स AgNH3 ट्वाइस प्लस
इन प्लस बी आर माइनस एक्वस, ठीक है, और ये भी एक्वस फॉर्म में ही रहते हैं सॉल्ट्स, तो इनको एक्वस ही डाल देता हूं मैं यहाँ पे। तो ये हमें फाइनल रिएक्शन मिलने वाला है। और आपको पता होगा अगर दो रिएक्शंस को हम ऐड करते हैं तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर सपोज करो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैंने के इक्विलिब्रियम बोला, इसको थोड़ा सा मैं हटाता हूं यहां से। देखो ये के एफ और के डी का रिलेशन क्या है, के एफ इज इक्वल टू 1 के डी, यही लिखा था मैंने। और के एफ को मैंने कहा कि के एफ क्या होता है आपका, काफी वेरी हाई होता है, तो वेरी हाई होने से रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन को जाती है। तो अगर आपने दो रिएक्शंस को जोड़ा तो इस रिएक्शन का अगर बेटा हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के इक्विलिब्रियम बोल दिया, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोला अगर हमने, के इक्विलिब्रियम, तो दो रिएक्शंस को अगर जोड़ते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमारे लिए के इक्विलिब्रियम कोई पूछे तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, के एस पी इंटू के एफ, समझे क्या, के इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाएगा, अगर दो रिएक्शंस को जोड़ते हैं तो उस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको के इक्विलिब्रियम बोला, तो के इक्विलिब्रियम दो रिएक्शंस को जोड़ने पे क्या होता है, उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डेट विल बी के एस पी इंटू के एफ हो जाएगा। और आप यहां से देख सकते हैं इस के इक्विलिब्रियम, इस रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे, तो इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ एजी NH3 का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, AgNH3 ट्वाइस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ किसका लोगे बेटा, NH3 का स्क्वायर। और AgBr आएगा क्या नीचे, नहीं, क्योंकि मैंने बताया सॉलिड को आप कभी भी नहीं लेते हैं। एंड दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर बेटा, KSP डॉट KF के, ठीक है। अब देखो एक चीज और मैं यहां पे बताऊंगा, देखो इन दोनों का जो कंसंट्रेशन है, इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, Ag ये जो कॉम्प्लेक्स है और Br माइनस का कंसंट्रेशन सेम होगा। कैसे कह रहा हूं सेम होगा, उसको भी देखो जरा सा, मुझे बताओ अगर AgBr के मान लो x मोल Ag प्लस बने तो x मोल क्या बनेगा, Br माइनस, क्योंकि 1:1 में है, इसके x मोल तो Br माइनस के भी x मोल। अब जितना भी Ag प्लस बना हो तो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गया है, कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके। तो अगर x मोल Ag प्लस बना था तो x मोल क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स का भी बनेगा। तो बेटा Ag प्लस जितना भी बना वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स में। तो अगर इसके x मोल थे इसके भी x ही मोल रहेंगे, तो इसका मतलब Br माइनस और AgNH3 इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या रहने वाला, फाइनली सॉल्यूशन में सेम मिलने वाला है। समझ पाए, फिर से बताता हूं, अगर इसने x मोल Ag प्लस दिया तो x मोल Br माइनस भी देगा। अब जितना भी Ag प्लस आता है वो कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स में, तो इसका भी कितने मोल हो जाएंगे, x मोल। तो आप देख सकते हो इसके भी x मोल है, इसके भी x मोल है, तो दोनों का कंसंट्रेशन तो सेम ही आएगा ना उस सॉल्यूशन के अंदर। तो इसलिए इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम। अगर मान लो मैंने इस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी को S बोल दिया, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट हम लोग कितना मानते हैं, S, तो Ag प्लस की सॉलिबिलिटी कितनी होगी, S, और Br माइनस की भी सॉलिबिलिटी कितनी होगी बेटा, S। तो S जो होगा यही हमारे सॉल्ट की क्या बताएगा, सॉलिबिलिटी को बताएगा। तो अगर इसकी सॉलिबिलिटी S है बेटा, तो इसका सॉलिबिलिटी मतलब बेसिकली आयंस के लिए तो कंसंट्रेशन बोलते हैं, इसका कंसंट्रेशन S है तो इसका भी कंसंट्रेशन S होगा। तो आप यहां से देख सकते हैं एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, KSP डॉट KF इज इक्वल टू इसका सॉलिबिलिटी S और इसका भी S, तो S इंटू S कितना हो जाएगा, S स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आ जाता है। तो अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का केस आ जाए तो आपको इस फॉर्मूले से डील करना है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा होने वाला है, तो प्रॉब्लम में KSP अभी तक देता था, अब KSP के साथ एक एडिशनल डेटा अगर हमें KF दे देगा तो हमें पता चलना चाहिए फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स है, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा। या हमें KD दे दिया तो भी हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब वो डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन होगा तो रिलेशन मैंने बता दिया, जस्ट आप क्या करते हो उसका इनवर्स ले लिया करो। तो आई होप कि समझ पाए हम लोग कि ये फॉर्मूला क्या है, कब यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे। तो यही चीज हमें यहां पे समझ में आती है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के टाइम पे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो सब्जेक्टिव बनते हैं वो थोड़े लेंथी हो जाते हैं, तो जनरली मैं बता ही रहा हूं, बहुत पहले सन 2000 से पहले है ना, 2000 से पहले क्वेश्चंस कुछ एडवांस में आए हैं इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद से इसके ऊपर क्वेश्चंस कभी नहीं आया, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी एक दो क्वेश्चंस मैं बना के भले ही करवा देता हूं आपको। तो हमें क्या समझ में आया कि जैसे सॉलिबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा बेटा, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से हमने देखा ऊपर वाली रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही थी, तो हम लोग यही लिखेंगे बस इसके अंदर एक लाइन कि ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन
ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। नीचे वाली रिएक्शन तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन को जा रही थी, ऊपर वाली रिएक्शन भी जो थी वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन को जाती है, क्योंकि जितना Ag प्लस प्रोड्यूस हो रहा था पूरा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। तो ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, solubility of salt tremendously increases, काफी ज्यादा आपका बढ़ जाता है, solubility of salt इंक्रीज हो जाता है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो solubility of salt आपकी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। और फॉर्मूला हमारा यही है, पूछ लिया अगर तो, ठीक है। चलो तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरीके से पूछेगा, क्या पूछेगा। चलिए देखिए, तो हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगा लेते हैं इसके ऊपर। हमें दे रहा है, सपोज करो आपको कि इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, या ऐसे लिखते हैं, चलो सॉल्यूशन मत लिखो, आप ये लिखो, what must be the concentration of aqueous NH3, what must be the concentration of aqueous NH3 which must be added to a solution containing 4 into 10 raised to minus 3 molar Ag plus and 10 raised to minus 3 molar Cl minus, ठीक है। टू प्रिवेंट precipitation of AgCl, ये क्वेश्चन दे रहा है आपको। What must be concentration of aqueous NH3 which must be added to a solution containing this concentration of Ag plus and 10 raised to minus 3 concentration of Cl minus to prevent precipitation of AgCl, and given है इसके अंदर हमें, given क्या है बेटा, Ksp of AgCl is equal to 1.8 into 10 raised to minus 10, ठीक है, and Kf, देखो Kf दे दिया मैंने, Kf दे दिया मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का केस होने वाला है, एंड Kf ऑफ AgNH3 ट्वाइस प्लस इज इक्वल टू 10 raised to 8/6। तो जैसे ही क्वेश्चन में Kf दिख गया Ksp के साथ, तो मतलब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का केस हमारे पास होने वाला है। तो कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें हमें पूछा है कि कितना कंसंट्रेशन में एक्वस NH3 का ऐड कर दो इस सॉल्यूशन के अंदर, ताकि हमारा प्रेसिपिटेट ना बने, प्रेसिपिटेट बनने से क्या हो जाए, रुक जाए। तो देखो जरा सा बेटा, हमें कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस दिया है कितना, 4 into 10 raised to minus 3 दिया है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस भी दिया है कितना, 10 raised to minus 3, और हमें Ksp भी दिया है AgCl का, कितना दिया है, 1.8 into 10 raised to minus 10, और हमें Kf ऑफ AgNH3 ट्वाइस प्लस इसका Kf भी दिया है कितना, 10 raised to 8/6, ठीक है। तो ये हमें 4 डेटा गिवन है। पहली बात, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इस इंफॉर्मेशन से क्या प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले ये देखो, Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 4 into 10⁻⁻3, Cl माइनस 10 raised to minus 3, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, Ag प्लस और Cl माइनस, तो क्या मिलेगा, आयनिक प्रोडक्ट KIP, तो कितना आएगा बेटा, 4 into 10⁻⁻6, और 4 into 10⁻⁻6 किसकी वैल्यू आएगी, KIP की, और KSP कितना गिवन है, 1.8 into 10 raised to minus 10, तो ये वैल्यू तो 1.8 into 10 raised to minus 10, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 into 10⁻⁻6, तो आप देख सकते हैं इन दोनों का जो आयनिक प्रोडक्ट है वो काफी KSP से बड़ा है। ये देखो 10 raised to minus 10 है, और ये कितना आ रहा है, 10 raised to minus 6, तो आयनिक प्रोडक्ट काफी क्या आ रहा है, बड़ा है। तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट तो बना होगा। मैंने कल बताया था, कल की पिछली क्लासेज में मैंने बताया था, अगर KIP की वैल्यू, जैसे यहां से अगर निकालना चाहो तो निकाल लो, जरूरत तो नहीं है खैर इसकी, KIP चेक करो तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस हिसाब से KIP की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 into 10 raised to minus 6, जो कि KSP से काफी बड़ा है, जो कि हमारा KSP
कितना है केएसपी की वैल्यू, केएसपी से, केएसपी मतलब कितना बेटा 1.8 इंटू 10⁻10 से काफी बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे पीपीटी तो बना है, पीपीटी फॉर्म बताया था पिछले क्लासेस में, मतलब प्रेसिपिटेट तो बना ही है, एजी प्लस और सीएल माइनस का क्या बन चुका है, प्रेसिपिटेट बना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कितना एक्वस NH3 इसमें डाल दूं ताकि ये प्रेसिपिटेट बने ही ना, प्रिवेंट हो जाए प्रेसिपिटेशन होने से। तो प्रेसिपिटेशन बनने से रुकना हो या जस्ट प्रेसिपिटेशन कराना हो तो क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, के आईपी को किसके बराबर करना है, के एसपी के, बस बराबर कर दो। और अमोनिया में डालूंगा एक्वस NH3 तो किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, एजी प्लस के साथ, तो एजी प्लस को कंटिन्यूअस क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, मतलब एजी प्लस का कंसंट्रेशन इस वैल्यू से घटा के किसी ऐसी वैल्यू पे लेके आएगा जिसपे प्रेसिपिटेट ना बने। और वो वैल्यू कैसे निकालोगे, किस कंसंट्रेशन पे प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, तो उसके लिए क्या तरीका है, के आई पी इज इक्वल टू के एस पी। तो बस हम लोग वही लगा देते हैं। चाहे आपको प्रेसिपिटेशन स्टार्ट करना हो, मैंने बताया था टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन या टू स्टार्ट प्रेसिपिटेशन, आपको क्या करना है, के आई पी को मिनिमा या मैक्सिमा वाला जो भी प्रॉब्लम है जस्ट प्रेसिपिटेशन से लगता है, के आई पी को के एस पी के इक्वल कर दो। चाहे पीपीटी को रोकना है तो उसके लिए मैक्सिमम कितना होना चाहिए, और पीपीटी बनाना है तो मिनिमम कितना होना चाहिए। तो हम लोग बस इसको के आई पी टू प्रिवेंट पीपीटी, टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बनने से रोकने का तरीका क्या है, हम लोग क्या करते हैं, के आईपी को किसके बराबर कर देते हैं, के एसपी। और NH3 जो डालूंगा वो किससे कंबाइंड करेगा, एजी प्लस से, मतलब Cl माइनस के कंसंट्रेशन में कोई चेंज हमें दिखाई नहीं देगा। तो मेरा ये Ag प्लस इंटू Cl माइनस इज इक्वल टू क्या बेटा, के एस पी। तो मुझे Ag प्लस का यहां से कंसंट्रेशन नया निकालना पड़ेगा क्योंकि Ag प्लस कंज्यूम होगा ना उसके साथ। तो Ag प्लस इज इक्वल टू कितना, के एस पी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो बेटा के एस पी की वैल्यू कितनी दी है प्रॉब्लम में हमें, 1.8 इंटू 10⁻10, 1.8 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कितना दिया आपका, 10⁻3। तो ये यहां से कितना आ जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻7, जो कि आप देख सकते हैं कि इस Ag प्लस की वैल्यू से काफी कम है। ये वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻3, और ये वैल्यू कितनी है, 1.8 इंटू 10⁻7, जो इससे काफी छोटी वैल्यू है। और वो छोटी होनी भी चाहिए थी क्योंकि Ag प्लस तो कंज्यूम होगा ना, Ag प्लस कंज्यूम होने का मतलब Ag प्लस कुछ एक्वस NH3 के साथ चला जाएगा। तो मुझे वही बताना है कितना कंसंट्रेशन एक्वस NH3 का लगेगा। तो मुझे क्या करना है बेटा, जो भी Ag प्लस मेरा उस सॉल्यूशन में हो रहा है वो Ag प्लस किसके साथ जुड़ता चला जा रहा है, अमोनिया के साथ। तो NH3 के साथ वो कंबाइंड होगा, और NH3 के साथ कंबाइंड होके क्या बनाने वाला है, सॉल्ट बनाएगा, कौन सा, AgNH3 ट्वाइस के ऊपर प्लस, है ना। और ये कम क्यों हो रहा है वो समझ में आ रहा है, Ag प्लस कम क्यों हुआ, Ag प्लस की इस वैल्यू से उस वैल्यू तक क्यों जाएगा वो, क्योंकि Ag प्लस NH3 के साथ कंबाइंड होके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। शुरुआत में Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना था बेटा, 4 इंटू 10⁻3, शुरुआत में कंसंट्रेशन 4 इंटू 10⁻3। अमोनिया का कंसंट्रेशन मुझसे पूछा है मैंने, मान लिया अमोनिया का कंसंट्रेशन कितना है, C। तो स्टार्टिंग में कोई कॉम्प्लेक्स बना नहीं होगा। अब क्या होगा, मुझे तो प्रिवेंट करना है प्रेसिपिटेशन को, तो मुझे Ag प्लस को इस वैल्यू से घटा के किस वैल्यू पे लेकर आना पड़ेगा, इस वैल्यू तक, क्योंकि इस वैल्यू तक जब तक लेकर नहीं आऊंगा तब तक तो प्रेसिपिटेट बना ही रहेगा। वो हमारा मैक्सिमम कंसंट्रेशन है जिसपे प्रेसिपिटेट रुका रहेगा, उससे थोड़ा सा भी ज्यादा करेंगे तो प्रेसिपिटेट बन ही जाएगा हमारा, समझ रहे हैं। तो उस वैल्यू तक हमें लेके आना है ताकि प्रेसिपिटेशन रुक जाए। तो ये वैल्यू हमारी घट के कहां तक पहुंचानी है बेटा, 1.8 इंटू 10⁻7, जिससे मैं देख के ये भी कह सकता हूं ये ऑलमोस्ट क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस नेग्लिजिबल है। ऑलमोस्ट क्या है, ये नेग्लिजिबल अमाउंट है। 4 इंटू 10⁻3 के रिस्पेक्ट में तो 1.8 इंटू 10⁻7 क्या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो प्रैक्टिकली मैं ये मानूंगा कि जितना भी Ag प्लस था सॉल्यूशन में वो पूरा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। प्रैक्टिकली क्या माना जाएगा, जो भी Ag प्लस था वो कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो रहा है, उसके सॉल्ट में, जो कि मैंने पहले ही बताया कि कंप्लीटली नियर अबाउट रिएक्शन कंप्लीशन को जाती है। जो भी आपका कॉम्प्लेक्स जो भी आयन रहता है रिएक्ट करता है वो कंप्लीशन पे मतलब ऑलमोस्ट कन्वर्ट होता है इसके अंदर। तो इसका कितना कंसंट्रेशन पकड़ूंगा मैं, 4 इंटू 10⁻3, जितना था ऑलमोस्ट मैंने कन्वर्ट करा दिया क्योंकि इसको मैंने नेग्लिजिबल मान लिया है। तो बेटा इसके 1 मोल से इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं, तो इसके 0.004 है, तो 0.004 से इसके कंसंट्रेशन कितने बचेंगे, तो C पहले था, C में से कितना माइनस हो जाएगा, ये 0.01 से 2 जाता है तो 0.008 जाएगा, ठीक है ना। इसको 0.004 लिख सकते हो ना, दिस वैल्यू इज नथिंग बट द 0.004 है। तो
1 मोल से 2 मोल जाता है, ठीक है, तो 0.004 से कितना जाएगा, 0.008 जाएगा। और आप देखो इस रिएक्शन का केएफ भी हमें गिवन है कि नहीं प्रॉब्लम में, केएफ दिया हुआ है कितना, 10⁸ तो आप बस इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। केएफ के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखोगे बेटा, केएफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ AgNH3 प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर। तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे आप इस चीज को, ठीक है। तो यहां से डालो वैल्यूज को, तो देखो हमारा KF की जगह पे कितना रखोगे, 10⁸, ठीक है। KF की वैल्यू दी है, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इसका कितना हम लोग लेंगे, 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना बचा है हमारे पास, 1.8 × 10⁻⁷, ठीक है। और इनटू, ये मैंने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कहने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं रखेंगे, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इसके रिस्पेक्ट में है, मतलब मैं ये मान रहा हूँ Ag प्लस कंप्लीटली कन्वर्ट हुआ है किसके अंदर, सॉल्ट के मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो यही कंसंट्रेशन सेम रखा है मैंने, ठीक है। इनटू NH3 का स्क्वायर, NH3 का कंसंट्रेशन कितना है बेटा, C - 0.008 का होल स्क्वायर। और आप देख सकते हैं यहां से एक अननोन हमारे पास केवल क्या है, C, तो आप यहां से C के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो भी C के लिए वैल्यू आएगा वही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, 93 94 के आसपास पूछे जाते थे, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जनरली इस तरीके के क्वेश्चन आज के टाइम पे पूछे नहीं जाते हैं, तो लगाने का तरीका बस यही है आपका, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका कंसंट्रेशन की वैल्यू निकल के आएगी। चलिए, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक मैं बना के दे सकता हूं, हमसे ये जरूर पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है तो सॉलिबिलिटी सॉल्ट की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इस पे जरूर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। बुकलेट में तो क्वेश्चंस होंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के, अप्रोच यही लगाना है जो मैंने आपको समझाया, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा, या आप जैसे मैंने अप्रोच लगाया उस तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग इसके ऊपर ले लेते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ, जिससे ऑब्जेक्टिव में देखो कैसे पूछ सकता है, सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम इन, solubility of AgCl will be maximum in। पहला हमें ऑप्शन दे रहा है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रहा है प्योर वाटर, सेकंड ऑप्शन दे रहा है हमें 0.1 मोलर NaCl, थर्ड ऑप्शन आपको दे रहा है 0.5 मोलर AgNO3, और फोर्थ ऑप्शन आपका आप दे रहा है क्या, अमोनिया NH3। अब आंसर क्या होगा यहाँ पे कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट मैक्सिमम किस में होगा, तो देखो इन दोनों में तो कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा, Cl - Ag प्लस इन दोनों में, और कॉमन आयन इफेक्ट के केस में तो सॉलिबिलिटी क्या होती है, कम होती है, बताया मैंने कॉमन आयन इफेक्ट का केस, और जितना ज्यादा कॉमन आयन का कंसंट्रेशन होगा सॉलिबिलिटी उतनी ही कम होगी, तो सबसे कम सॉलिबिलिटी तो किस में हो जाएगा, AgNO3 के अंदर, उससे थोड़ा सा ज्यादा सॉलिबिलिटी NaCl में। अब प्योर वाटर और NH3 इनमें सबसे अच्छा सॉलिबिलिटी किसमें होती है, देखो पहले तो अगर NH3 नहीं दिया होता तो आंसर क्या होता, प्योर वाटर, क्योंकि प्योर वाटर में सॉलिबिलिटी मैक्सिमम आती है हमारी, जहां पे कॉमन आयन आ जाएगा वहां पे सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर एक्वस NH3 आपको NH3 दे दिया है तो NH3 में हमें पता है कि सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्या रीजन क्या होगा, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन दे दे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो सकता है तो वहां पे सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, तो आंसर विल बी NH3। मान लो इसी में हमसे पूछ देता ऑर्डर बताइए, मान लो इसका सेकंड पार्ट हमसे ही पूछ देता ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी बताइए, तो जस्ट मैं ऑर्डर लिख देता हूं इसे डायरेक्ट। अगर हमसे ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी पूछ लेता कि बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेता सॉलिबिलिटी बताइए, तो सबसे अच्छी सॉलिबिलिटी किसमें, देखो प्योर सबसे ज्यादा सॉल्युबल किसमें हो गया, NH3 में, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। इसके बाद इन दोनों में कॉमन आयन लगेगा तो सॉलिबिलिटी कम होगी, मतलब सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी की बात करो तो फोर्थ में आएगा, फोर्थ के बाद बेटा कौन सा आएगा, फर्स्ट, प्योर वाटर में, फोर्थ के बाद कौन सा, फर्स्ट। अब इन दोनों में से कौन आएगा पहले, तो बेटा जितना ज्यादा कॉमन आयन का कंसंट्रेशन होगा रिएक्शन उतना बैकवर्ड, मतलब उतनी सॉलिबिलिटी कम। तो यहाँ पे देखो 0.5 आएगा Ag का, और यहाँ पे Cl का 0.1, मतलब सेकंड में ज्यादा सॉल्युबल होगा और थर्ड में सबसे कम सॉल्युबल होगा
तो हमारा सेकंड आएगा और लास्ट में सबसे क्या आएगा, थर्ड। तो ये ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी हो जाएगी अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा होता तो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बना के दे सकता है। सब्जेक्टिव एक अप्रोच से मैंने समझा दिया है कि सब्जेक्टिव कैसे बनते हैं। ठीक है, तो कॉमन आयन के केस में जितना ज्यादा हायर इज द, लिखवाया था मैंने, हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी उतनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एक टॉपिक ये था, अब लास्ट टॉपिक पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में समझ लिया कि क्या करना है, कैसे करना है। और एक लास्ट अब हमें बफर सॉल्यूशन में भी देखना है, एक चीज है बस आखिरी है ये। और बफर के भी जो मैं बता रहा हूं उसमें भी क्वेश्चंस तो पूछे नहीं गए हैं, पर टॉपिक है तो हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए चैप्टर। तो लास्ट हमारा है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन ए बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन ए बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन में इसमें ये भी हम लोग बोल सकते हैं इसको व्हेन हाइड्रोलिसिस अकर। अभी तक देखो जो आयंस टूट रहे थे, क्या उनका हमने हाइड्रोलिसिस करवाया था? नहीं करवाया था, लेकिन हो सकता है उनका अगर हाइड्रोलिसिस करवा दे, व्हेन हाइड्रोलिसिस अकर्स। अगर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा उस आयन का, जैसे AgCN है, जैसे सपोज करो बफर सॉल्यूशन में मीनिंग क्या है, जैसे आपका सपोज करो आपके पास AgCN है, तो AgCN सॉलिड किस तरीके से टूटेगा, Ag प्लस प्लस Cn माइनस एक्वस फॉर्म में। ठीक है, और इसका हमें क्या दिया रहेगा बेटा, KSP हमें गिवन रहेगा, इसका KSP क्या रहेगा, गिवन। तो अब ये जो टूटा है ये तो एक्वस फॉर्म में ही है ना, हो सकता है कि Ag प्लस आयन का हाइड्रोलिसिस हो जाए, Cn माइनस आयन का क्या हो जाए, हाइड्रोलिसिस हो जाए। अभी तक हमने कहीं हाइड्रोलिसिस नहीं करवाया था, अभी तक देखो कितने भी हमने इसके अंदर देखे सॉल्युबिलिटी में, क्या मैंने कहीं इसका हाइड्रोलिसिस करवाया? हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, कहीं भी नहीं लिया। लेकिन इट में भी पॉसिबल ना कि इसका क्या हो जाए, हाइड्रोलिसिस, इस आयन का भी क्या हो जाए, हाइड्रोलिसिस। तो अगर सपोज करो आपको Cn माइनस का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, साइनाइड आयन जो है आपका, ये हाइड्रोलिसिस हो जाए, इसका हाइड्रोलिसिस होने का मतलब क्या, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। और अगर इसका हाइड्रोलिसिस हो गया बेटा, तो एनायन का हाइड्रोलिसिस है, तो एनायन क्या लेगा, वाटर से किसको खींचेगा, केटायन को, तो यहां से H को खींचेगा तो ये क्या बना लेगा, HCN, और प्लस साथ में क्या बनाएगा आपका OH माइनस रिलीज करेगा। हमने पढ़ा है ना ये कि बेसिक बनाते हैं ना, जो हमारे एनायन के हाइड्रोलिसिस होते हैं क्या बनाते हैं, बेसिक। और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या लिखा जाएगा इस रिएक्शन के लिए, तो चूंकि ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है तो हाइड्रोलिसिस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, KH। और KH बराबर किसके होगा, ये हमने याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत भूली भूली यादें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ध्यान में आना चाहिए हमें। हाइड्रोलिसिस अगर एनायन का करवाते हैं तो इस रिएक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, KH। और इसका KH किसके बराबर आएगा बेटा, KW अपॉन किसके, K। एनायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो K, और केटायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो Kb, है ना, क्योंकि केटायन बेस से आता है और एनायन हमारा एसिड से आता है। और वीक का ही होता है हाइड्रोलिसिस, स्ट्रॉन्ग का तो हो ही नहीं सकता। तो AgCl में Cl माइनस का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि Cl माइनस किसका पार्ट था, स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट आता है ना, Cl से आता है ना Cl माइनस, तो उसका हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे Cn माइनस का तो हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं ना हम लोग। तो जैसे ही Cn माइनस का हाइड्रोलिसिस हो गया, अब कैसे हमें पता चलेगा सर हाइड्रोलिसिस करवाना है कि नहीं करवाना है, ठीक है, ये कैसे आइडिया लगेगा। तो अगर कभी बेटा क्वेश्चन में आपको KSP के साथ आपको K की वैल्यू दे दे, KSP दे दे और K दे दे, ये दोनों चीजें अगर गिवन है तो ये मतलब दैट विल बी द प्रॉब्लम ऑफ हाइड्रोलिसिस अकर्स या सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन बफर सॉल्यूशन हो जाता है। तो जैसे पिछले केस में मैंने समझाया, हमें कैसे पता चलेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो अगर आपको क्वेश्चन में KSP के साथ KF भी दे दिया तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होना ही होना है। KSP के साथ KF दे दिया तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होना ही है। और इन तरीके के प्रॉब्लम में आपको KSP के साथ K दे दे या KB दे दे, K भी दे सकता है हमें, KB भी दे सकता है। जैसे एसिड रहेगा तो क्या देगा हमें, एसिड रहेगा तो बेटा क्या दे देगा, K दे देगा। और अगर बेस का हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा तो हमें क्या दे देगा, प्रॉब्लम में KB दे देगा। तो आपको KB दे और साथ में आपको KSP दे दे, तो आपको तुरंत सोचना है कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, केटायन या एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा। अगर K दिया है साथ में, इसका मतलब एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा, और KB दिया है मतलब किसका हाइड्रोलिसिस, केटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा। तो आइडिया हमें क्वेश्चंस को देख के ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है।
समझ पा रहे हैं? पिछले केस में कॉम्प्लेक्स कैसे पता चलेगा? केएफ अगर दिया है केएसपी के साथ तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। अब इसमें केएसपी के साथ के या केबी दिया है, मतलब हाइड्रोलिसिस वाला केस लेना है, हमें कंसीडर करना है। क्योंकि अगर के की वैल्यू दिया ही नहीं हो, अगर सपोज करो के की वैल्यू दिया ही नहीं हो, केवल केएसपी दिया, तो मेरे लिए सेकेंड रिएक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि मुझे के पता ही नहीं है, तो केएच भी कभी पता नहीं चलेगा, तो सेकेंड रिएक्शन का मेरे लिए कोई मीनिंग वहां पे नहीं है। तो के अगर दे देगा तब आपको हाइड्रोलिसिस सोचना है, नहीं दिया है तो हाइड्रोलिसिस का कोई भी मीनिंग वहां पे नहीं है। तब हम लोग सिंपली जो केएसपी का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या अंडर रूट में नहीं, केएसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इंटू एस, मतलब एस स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको लगा के सॉल्व करोगे। पर आपको अगर के दे दिया है साथ में तो आपको सेकंड रिएक्शन को भी कंसीडर करना है। अब देखो होगा क्या, इसमें भी सॉलिबिलिटी बढ़ती है, ये भी एक तरीके का क्या है, सॉलिबिलिटी बढ़ाने का तरीका है। कैसे? देखो Cn माइनस क्या है हमारे लिए, रिएक्टेंट है इस रिएक्शन का, तो Cn माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा बेटा, तो Cn माइनस यहां से कम होगा, हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसका, तो ये Cn माइनस यहां से इस रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, कंटिन्यूअसली कम होता जाएगा इसका कंसंट्रेशन। और ये वैल्यू आप देख सकते हो ऊपर वाले रिएक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है, ऊपर वाले रिएक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है। तो अगर इसका कंसंट्रेशन आप कंटिन्यूअसली कम करते जा रहे हो बेटा, तो ये तो यहीं से खींचेगा ना, ऊपर वाले से ही तो Cn माइनस और बनाएगा ना, जितना ज्यादा Cn माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा उतना ज्यादा AgCN Cn माइनस देगा, जितना ज्यादा Cn माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा उतना ज्यादा AgCN टूटेगा, और टूट के क्या देने की कोशिश करेगा, Cn माइनस, मतलब ऊपर वाली रिएक्शन किधर कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी बेटा, फॉरवर्ड में। और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव कर गई तो सॉलिबिलिटी बढ़ गया कि घट गया, तो यहां पे हम लोग यही बोलेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ AgCN इंक्रीजेज, सॉलिबिलिटी ऑफ AgCN इंक्रीजेज। समझ गए कि AgCN की सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी हमारी। तो हम लोग एक लाइन यहां ये भी डाल सकते हैं, है ना, इन केस ऑफ, इन दिस केस लिख देते हैं, इन दिस केस solubility of salt also increases, solubility of salt also increases। और किस तरीके से solubility बढ़े वो मैंने समझा दिया है, क्योंकि किसी या केटाइन या एनाइन किसी का हाइड्रोलिसिस होगा, और अगर उसका हाइड्रोलिसिस हो गया तो मतलब उसका कंसंट्रेशन कम, और वो कंसंट्रेशन कम तो ये रिएक्शन और ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगी ताकि और ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएट कर सके। और क्वेश्चन में कब काम आएगा, जब केएसपी के साथ क्या दिया हो, के दिया हो। तो जैसे एक न्यूमेरिकल मैं इसके ऊपर समझा दूं आपको कि न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है ना, एक न्यूमेरिकल हम लोग इस टॉपिक के ऊपर भी सॉल्व कर लेते हैं। हमें बोला है कैलकुलेट सॉलिबिलिटी ऑफ AgCN इन ए बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन बोल दिया मतलब हाइड्रोलिसिस होना है बेटा, ठीक है ना, इसलिए मैंने ब्रैकेट में हाइड्रोलिसिस दे दिया है। कैलकुलेट सॉलिबिलिटी ऑफ AgCN इन ए बफर सॉल्यूशन हैविंग pH वैल्यू 3, और हमें कुछ इंफॉर्मेशन और देगा। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है KSP ऑफ AgCN 1.2 इंटू 10⁻⁻15, ये हमें KSP दिया है, और हमें साथ में K ऑफ HCN भी दिया है, K ऑफ HCN इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻10। ठीक है, तो आप देखो इस प्रॉब्लम में हमें सॉलिबिलिटी ऑफ AgCN पूछा है, क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया इन्हें बफर सॉल्यूशन बताइए जिसका pH 3 है ना, और नहीं भी बोला होता तो हमें पता है KSP के साथ अगर K का इंफॉर्मेशन दिया है मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा बफर सॉल्यूशन बनने वाला है, मतलब हाइड्रोलिसिस हमारा होने वाला है। ठीक है, तो ये इससे आइडिया आप ले सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से। तो कैसे किया जाए सॉल्व इसे, कि AgCN की निकालनी है, तो पहले तो मेरा AgCN जो है बेटा, AgCN खुद किस में टूटेगा, AgCN सॉलिड विल बी डिसोसिएटेड इनटू Ag प्लस एक्वस प्लस Cn माइनस एक्वस में टूटेगा। ठीक है, चलो अब K ऑफ HCN दिया है मतलब मेरा हाइड्रोलिसिस भी करवाना है, तो ये Cn माइनस आयन का मैं क्या करवा देता हूँ, हाइड्रोलिसिस। तो ये जैसे ही हाइड्रोलाइज्ड होगा तो हाइड्रोलाइज्ड होकर क्या बनाएगा बेटा, HCN बनाएगा और प्लस OH माइनस निकालेगा। ठीक है, चलो इसका जो हमें दिया है KSP दिया है, पहले वो ऊपर वाले रिएक्शन का KSP गिवन है कितना, 1.2 इंटू 10⁻⁻15, और नीचे वाले रिएक्शन का बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलोगे, KH, हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH किसके बराबर होता है बेटा, KW अपॉन
के के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा ही। और के किसका, जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब एक के ऑफ किसका, HCN का। HCN का ही के लेंगे ना हम लोग, जिस जो चीज बनता है उसी का के लिया जाता है HCN का। तो यहां से देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, के डब्ल्यू की जगह पे 10⁻⁻14 अपॉन के ऑफ HCN कितना दिया है 4.8 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, चलो तो अब कैसे करूं मैं, सॉलिबिलिटी ऑफ AgCN निकालना है। मान लो मैंने सॉलिबिलिटी ऑफ AgCN कितना मान लिया बेटा, S। अगर AgCN की सॉलिबिलिटी S मानोगे तो Ag प्लस की सॉलिबिलिटी भी कितनी होगी S, और Cn माइनस की सॉलिबिलिटी भी कितनी होगी S। लेकिन मुझे दिख रहा है कि यही Cn माइनस अगले स्टेप में वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब इसकी सॉलिबिलिटी यहाँ पे S आएगी, लेकिन कुछ S का अमाउंट क्या कर जाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो मान लो इसका Y मोल रिएक्ट कर गया, कितना Y कंसंट्रेशन रिएक्ट कर गया, ये समझे। इसकी सॉलिबिलिटी S है तो S और S होगा। अब ये Cn माइनस अगले स्टेप में रिएक्ट करेगा तो इसकी सॉलिबिलिटी S नहीं होगी, अब S से कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ पार्ट क्या हो गया, रिएक्ट कर गया, तो S में से Y हो गया। तो SCN का कितना अमाउंट बनेगा बेटा, 1 से 1 बनता है, तो SCN का कितना बनेगा Y। और चूंकि एक सॉल्यूशन के अंदर ये एक ही कंटेनर में पड़े हैं, ये सब किसमें, एक ही कंटेनर के अंदर पड़े हैं ना, ये सब चीजें एक ही कंटेनर में हो रही है ना, हाइड्रोलिसिस भी उसी में हो रहा है, डिसोसिएशन भी उसी में हो रहा है, एक ही में। तो एक सेम आयन का कंसंट्रेशन तो अलग अलग हो नहीं सकता, तो यहाँ पे अगर Cn माइनस एस माइनस वाई है तो यहाँ भी Cn माइनस को S माइनस वाई ही होना पड़ेगा, है ना। ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कहलाता है, जिसमें जो सेम टाइप के आयन है, एक आयन का कंसंट्रेशन तो अलग नहीं हो सकता ना एक सॉल्यूशन में। यहाँ पे Cn हम लोग S लेकर आए, लेकिन S में से कुछ अमाउंट रिएक्ट कर गया, तो मान लिया Y कर गया, तो कितना हो जाएगा S माइनस वाई, तो इसको भी हमें S माइनस वाई ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसी सॉल्यूशन में पड़ा है इसका Y। OH माइनस की जगह पे Y लिखने की गलती मत कर दीजिए, कि इसका भी OH माइनस कितना हो जाएगा Y, क्योंकि देखो ये बेटा क्या है, बफर सॉल्यूशन है, और बफर सॉल्यूशन की खास बात क्या थी, ये हमारे लिए क्या है, बफर सॉल्यूशन बना है एक। तो अगर बफर सॉल्यूशन की बात करो तो बफर सॉल्यूशन की खास बात क्या थी, जिसका कांस्टेंट पीएच होता है, बताया था मैंने, जिसका पीएच क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर पीएच इसका कांस्टेंट है बेटा, तो अब देखो यहाँ पे पीएच की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, हमें पीएच कितना दिया है 3। तो अगर इसका पीएच 3 है तो बताओ पीओएच कितना लोगे, पीएच 3 है तो पीओएच कितना हो जाएगा 11, 14 माइनस 3 कितना 11। और अगर पीओएच हमारा 11 है तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस आयन कितना हो जाएगा 10⁻⁻11 हो जाएगा। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये OH माइनस का कंसंट्रेशन ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है हमारे लिए, कितना 10⁻⁻11, इसको Y मत कर देना गलती से। और हमें पता ही है कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पीएच चेंज नहीं होता है, तो ये हमारा चेंज होने वाला नहीं है, Y आने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपना 10⁻⁻11 बना के ही रखेगा। ठीक है, तो अब कैसे करोगे आप, आपके पास कितने अननोन है बेटा, 2 अननोन, कौन कौन से, एक तो S अननोन है और दूसरा Y। 2 अननोन है, 2 इक्वेशन चाहिए आपके सामने, 2 इक्वेशन बनाने के लिए पूरा यहाँ पे बैठा पड़ा है, बस आप डायरेक्ट इक्वेशन को तैयार करो और सॉल्व करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इससे मैं ये पार्ट हटा रहा हूं, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसे। 2 अननोन और 2 इक्वेशन आपको बने हुए दिख रहे हैं, तो बस आपको अप्लाई करना है। पहला इक्वेशन कौन सा बनाऊं मैं, के एस पी इज इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस। तो यहां से देखो पहले इक्वेशन से हम लोग बनाए तो के एस पी की जगह कितना बेटा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इज इक्वल टू Ag प्लस के कंसंट्रेशन कितना S। अच्छा मैं ये पूछूं कि इसमें सॉलिबिलिटी कौन देगा बेटा, तो सॉलिबिलिटी के लिए आंसर किसका आएगा, Ag प्लस का कंसंट्रेशन आएगा सॉलिबिलिटी के लिए, क्योंकि जो पार्ट रिएक्ट कर गया उससे थोड़ी ना सॉलिबिलिटी डिसाइड होगी, सॉलिबिलिटी तो उससे डिसाइड होती है जो कॉमन ना हो, है ना। तो Ag प्लस यहाँ पे सॉलिबिलिटी डिसाइड करेगा, S इंटू साइनाइड आयन का कंसंट्रेशन बेटा S माइनस वाई, दैट विल बी आवर रिएक्शन 1। ये इक्वेशन 1 बना दिया। और सेकंड कहां से बनाओगे, सेकंड KH वाले की हेल्प से बनाएंगे। तो KH इज इक्वल टू, अगर कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ HCN, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस। वाटर आएगा क्या, वाटर एक्सेस में होता है, कभी भी नहीं आएगा। तो यहां से देखो क्या बन जाएगा, KH इज इक्वल टू क्या, KH की जगह पे क्या लिख सकते हैं, KW अपॉन K, और KW अपॉन K की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है कितना 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई कितना बेटा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू HCN का कंसंट्रेशन कितना आया है Y इंटू OH माइनस का 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस कितना है S माइनस वाई, दैट विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन।
बहुत सिंपल होता है ये प्रॉब्लम, है ना। क्या किया करो, हमेशा फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो। रिएक्शन हमेशा इसी तरीके से बनाना है इक्वेशन आपको, और फर्स्ट को सेकंड से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो हमें क्या दिखाई देगा बेटा, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू क्या 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 10⁻⁻10। ये लेफ्ट साइड का हो गया, और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो तो क्या दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में s इंटू एस माइनस वाई, ठीक है, इंटू क्या आएगा y इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई s माइनस वाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ से s माइनस वाई से s माइनस वाई क्या हो जाता है, आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप यहाँ भी देखो तो ये पावर ओवर का थोड़ा खेल है, इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये कितना है, -15 है और ये -10 है, ठीक है। आप ये भी देखो, एक यहाँ से ये कितनी बार में जा रहा है, 4 टाइम्स में जा रहा है। तो पहले तो इसको मैं 1/4 लिख देता हूँ इंटू 10⁻, ये -15 और -14 कितना हो जाएगा, -29, और ये ऊपर जाके कितना कर देगा, -29 और +10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 1/4 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ये तो कट चुके हैं, क्या आया, sy इंटू 10⁻11। तो यहाँ से देखो sy की वैल्यू कितनी आ रही है, sy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। आप इसे चाहो तो, है ना, इसे चाहे तो 10/4 करूंगा मैं इसे, तो कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा इंटू 10⁻, कितना -20 हो जाएगा ना। देखो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड कर दिया, तो 10/4 को 2.5, तो ये -19 का -20, और ये डिवाइडेड बाई कितना जा रहा है बेटा, 10⁻11, ये डिवाइड होगा जाके। तो इसका मतलब हमें sy की वैल्यू कितनी मिल गई, sy विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻20 प्लस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा ना। तो 2.5 इंटू 10⁻, कितना आ गया, -9। ये sy की वैल्यू हो गई। अब इस sy की वैल्यू रख दो उठा के, किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं हम लोग उठा के। तो जैसे इस sy की वैल्यू को मैं, है ना, इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूं, देखो ये भी हटा ही देता हूं, चलो देखो। तो ये इस sy की वैल्यू को हमने पुटिंग sy वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूं, sy इन 1। तो sy को जब 1 में डालोगे तो 1 क्या है हमारे पास, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इज इक्वल टू क्या है आपका बेटा, s इंटू एस माइनस वाई। तो इसे हम लोग s² माइनस एस वाई तो लिख ही सकते हैं, और sy की जगह पे उठा के डाल देता हूँ वैल्यू। तो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इज इक्वल टू s² माइनस एस वाई की जगह पे 2.5 इंटू 10⁻⁻9। तो यहाँ से देखो s² इज इक्वल टू कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 प्लस 2.5 इंटू 10⁻⁻9, 2.5 इंटू 10⁻⁻9। तो आप देख सकते हो इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो ये तो बेटा काफी छोटी क्वांटिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ये, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या है, काफी छोटी। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, नेग्लेक्ट कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, नेग्लेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि काफी छोटी क्वांटिटी है विथ रिस्पेक्ट टू 10⁻�9 है और ये 10⁻15 है। तो दोनों को जोड़ना क्या पॉसिबल है, नहीं। तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो s² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे लिए, 2.5 इंटू 10⁻⁹, जिसे हम लोग चाहें तो 25 इंटू 10⁻⁻10 भी लिख सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। तो यहां से आप देख सकते हैं s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻⁵, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लोगे, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा 5 इंटू 10⁻⁵। तो हमारा आंसर हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी हमसे पूछा था कि उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, तो उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा 5 इंटू 10⁻⁵। और मैं ये प्रूफ भी कर रहा हूं कि ये वैल्यू बड़ी होगी। देखो कैसे, आपको KSP ऑफ एजीसीएन कितना दिया था, KSP ऑफ एजीसीएन मैंने अभी कितना दिया था 1.2 इंटू 10⁻⁻15 दिया था ना मैंने। तो आप देखो इससे अगर मान लो इसको प्योर वाटर में अगर मैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी पूछता तो कितना आता, s² मतलब अंडर रूट में KSP निकालते हैं, तो अंडर रूट में KSP, इसका KSP का अंडर रूट निकालते बेटा। तो अगर इसको मान लो मैं 12 पकड़ लेता और इसको 10⁻⁻16 ले लेता, तो 12 का स्क्वायर रूट कितना आता, 3 पॉइंट समथिंग आता, ठीक है, 12 का स्क्वायर रूट 3 पॉइंट समथिंग आ जाता। और 10⁻⁻16 का कितना आता, 10⁻⁸। और यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 10⁻⁵। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 3 पॉइंट समथिंग आके इंटू 10 कितना आता, -8 आता। तो आप देख सकते हो इस वैल्यू और इस वैल्यू को अगर कंपेयर करो तो ये छोटी वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, बड़ी है।
मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि बफर सॉल्यूशन के केस में या हाइड्रोलिसिस हो गया किसी आयन का तो सॉल्युबिलिटी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, क्योंकि अगर वो प्योर वाटर में रहता तो सॉल्युबिलिटी किस यूनिट में आ रही है, 10⁻⁻8 के फॉर्म में, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी देखो आपको 10⁻⁵, मतलब 1000 टाइम्स लगभग है ना, 1000 टाइम्स लगभग सॉल्युबिलिटी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो ये दो तरीके होते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के, या तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करा दो, या तो दूसरा तरीका होता है कि किसी बफर सॉल्यूशन में उसका आयन का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, मतलब बफर सॉल्यूशन बेसिकली बना दो उसे, कि बफर सॉल्यूशन में उसे डाल दो उठा के। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं बचा है, मैंने हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज सारी पढ़ा दी है। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, आप अच्छे से तैयार कर लो, इसके ऊपर बुकलेट सॉल्व कर लो। मैं इसके लिए 2 दिन का टाइम भी दे रहा हूँ आपको। मंडे ट्यूसडे में मैं कोई लेक्चर नहीं डालूंगा, ठीक है। वेडनेसडे से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मंडे ट्यूसडे तक जितने भी लेक्चर के बैकलॉग हैं उनको कंप्लीट करो, और जो भी क्वेश्चंस मैंने बुकलेट अपलोड किया है उन बुकलेट्स को पूरा आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी डाउट्स हैं उन सबको पूछिए, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग वेडनेसडे से नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना स्टार्ट करेंगे, जो कि इससे थोड़ा बहुत हूबहू लिंक करता है चीजें, है ना। वहां भी हमें जरूरत पड़ती है इन सब कांस्टेंट की, केएसपी वगैरह के क्वेश्चंस में यूज आ जाते हैं। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक को मिला के ही प्रॉब्लम बनते हैं अच्छे एडवांस लेवल के। तो इसको अच्छे से तैयार कर लो। हम लोग नेक्स्ट अपना वेडनेसडे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।